पॉइंट लोड। पहला है पॉइंट लोड, ठीक है ना। पॉइंट लोड समझते हैं, ठीक है ना। एक मेरे पास बीम है, एक मेरे पास क्या है, बीम, ठीक है ना। बीम क्या होती है समझ लेते पहले, बीम क्या है, ठीक है ना। एक मेरे पास बीम है, बीम आपने कहीं पर भी वो देखे होंगे, जैसे कहीं घर बन रहा है, ठीक है ना। तो जो वर्टिकल वाले होते हैं, वर्टिकल जो ऐसे वर्टिकल होते हैं, उन्हें कॉलम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कॉलम। उन्हें कॉलम कहा जाता है जो वर्टिकल होते हैं, ठीक है ना। और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बीम। उसे हम क्या कहते हैं, बीम। तो कॉलम की बात ना करके हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बीम की बात कर रहे हैं। एक बीम है मेरे पास, बीम में क्या है, इस एंड पर, इस एंड पर, यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं वो कहलाते हैं सपोर्ट। वो क्या कहलाते हैं, सपोर्ट। ये एरोस पता चल रहा है, ये एरो देखिए, ये एरो, ये एरो की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों क्या है, सपोर्ट है। ये क्या है, सपोर्ट। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन्हें कहते हैं लोड। इन्हें क्या कहते हैं, लोड, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, एक बीम है। अगर आप कोई स्ट्रक्चर देखिए, कहीं घर बन रहा है, तो जो वर्टिकल वाले होते हैं उन्हें कॉलम कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं, जो छत पड़ती है, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल जो डाले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बीम। अब बीम में पहली बात है कि बीम के जो एंड्स पर, ठीक है ना, जो प्रोवाइड करा जाता है उसे कहते हैं हम सपोर्ट। उसे क्या कहते हैं, सपोर्ट। उसे क्या कहेंगे, सपोर्ट, ठीक। सपोर्ट हो गए, ये वर्टिकल लगते हैं। कैसे लगते हैं, वर्टिकल, ऊपर की तरफ। और जो डाउनवर्ड लगते हैं उन्हें हम कहते हैं लोड। उन्हें क्या कहते हैं, लोड। जो ऊपर से लग रहा होगा वो क्या होगा, लोड। ऊपर से नीचे की तरफ वो क्या कहलाता है, लोड, ठीक है। अब पहली बात है पॉइंट लोड की। पॉइंट लोड का मतलब क्या है कि किसी एक बिंदु पर अगर कोई जो लोड है, कोई भार है, किसी एक बिंदु पे लग रहा है, तो उसे कहा जाएगा, क्या क्या कहा जाएगा, उसे कौन सा लोड कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा पॉइंट लोड। उसे क्या कहा जाएगा, पॉइंट लोड, ठीक है। जैसे आप समझिएगा बहुत ध्यान से कि आपके पास एक बीम है, एक बीम है, आपने उसमें एक, यहाँ पर एक ईंट रख दी, एक क्या रख दी, एक ईंटा रख दिया, ठीक है, एक ईंट रख दी। दूसरी ब्रिक आपने यहाँ पर रख दी, और तीसरी ब्रिक यहाँ पर रख दी, ठीक है ना। तो ये तीनों जो ब्रिक है, ये अलग अलग बिंदु पे लग रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे। तो इसका जो भार होगा, इसका भार होगा, इसका भार होगा, वो तीनों कहाँ पर लग रहा होगा। जैसे इसका भार जो होगा वो हमने दिखा दिया W1 से, इसका जो भार है वो दिखा दिया मैंने क्या, W2 से, इसका भार हमने दिखा दिया किससे, W3 से। तो जो ये तीनों ब्रिक है, इनके द्वारा जिस पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं किस तरीके, क्या कहलाते हैं, पॉइंट। क्या कहलाते हैं, पॉइंट लोड, ठीक है ना। फिगर बना लेंगे सभी लोग, ठीक है ना। इसमें लिख लेंगे लोड कंसंट्रेटेड, लोड कंसंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट, load concentrated at single point is known as point load। वे लोड जो एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे वो कहलाते हैं पॉइंट लोड, ठीक है ना। तो जैसे ये यहाँ पर एक लग रहा है W1, मान लिया इसे, तो ये और भी लग सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये लग रहा है, मान लिया क्या लग रहा है, W2, ठीक है ना। एक और इसी पॉइंट पे लग रहा है, वो क्या हो गया, W3। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे पॉइंट लोड है। लोड हमेशा एरो उसका नीचे रहेगा, लोड हमेशा डाउनवर्ड लगते हैं। लोड हमेशा कैसे लगते हैं, डाउनवर्ड। ये एरोस पता चलता है, डाउनवर्ड लगाया जाता है। सपोर्ट जो होते हैं वो हमेशा कैसे लगते हैं, अपवर्ड। ये एरो देखिए, इनके अपवर्ड बने हुए हैं। तो सपोर्ट हमेशा अपवर्ड लगेंगे और लोड हमेशा कैसे लगेंगे, डाउनवर्ड। लोड कंसंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट, वे लोड जो सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉइंट लोड। उन्हें क्या कहते हैं, पॉइंट लोड। नोट कर लेंगे सभी लोग, लोड कंसंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट इज नोन एज पॉइंट लोड। सर सभी का लोड इक्वल होगा?
नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कंसंट्रेट करेंगे वो अलग अलग बिंदु पे करेंगे। जैसे हमने W1 W2 W3 लिखा ना, अलग अलग है, एक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सबको W मान लिया, ठीक है, एक भी हो सकते हैं, यस सर। ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समस्या, सवाल हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसमें नोट कर लिया सभी ने, बहुत कुछ इसमें ऐसा लिखा नहीं था, और कॉपी पेन लेके बैठे रहा करो, तुरंत नोट करते रहा करो इसे, ठीक है। सेकंड आता है इसमें, सेकंड आता है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, EIS, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UNIFORMLY, डिस्ट्रीब्यूटेड DISTRIBUTED, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UDL। ये याद होना चाहिए सभी, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है UDL, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, UDL, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो दिखता कैसे है, समझिएगा बहुत ध्यान से। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या, पहले समझ लीजिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब है कि जो लोड है वो बीम में, ये बीम है मेरी, ये क्या है मेरी बीम, ये क्या है बीम, जो लोड है बीम में थ्रू आउट। जैसे यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं ऐसे पर सिंगल समझाता हूँ। आपने क्या करा, बीम में कुछ कुछ दूरी पर, कुछ कुछ दूरी पर, ठीक है ना, एक जैसे भार लगा रखे हैं। सारे भार कैसे हैं, सारे भार कैसे हैं, बराबर है। हमने क्या कहा, आपने कुछ कुछ दूरी पर, मतलब समान दूरी पर, ये इनके बीच की दूरियां क्या होनी चाहिए, इनके बीच की जो दूरियां है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने क्या कर रखा है, समान दूरी पर जो भार है वो भी एक जैसे लगा रखे हैं, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल लोड लगा रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपने देखा कि यहाँ पर एक W का भार आया, कुछ दूरी पर देखा तो भी W का, बनाइएगा नहीं अभी, जब मैं कहूँ तब बनाइएगा, फिर W का, ठीक है ना, फिर W का, फिर W का, और फिर क्या है, W का। इस तरीके से आपको सारे जो लोड है वो एक जैसे दिख रहे हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, एक जैसी है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये लोड है, मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ये लोड है, ये सभी बराबर है, तो हम यहाँ से वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए ताकि सभी कैसे दिखे, बराबर दिखे, एक रेक्टेंगल बना लिया, एक रेक्टेंगल टाइप का बना लिया, उसमें लगा दिया एरो। यहाँ पर ये हमने लगा दिए सपोर्ट, ये क्या लगा रखे हैं, सपोर्ट है, ये क्या है, सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इधर समझिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर सबको नहीं दिखाया जाता, यहाँ पर हमने एक को लिख दिया, ये W का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इसमें लोड लग रहे हैं वो सभी कितने के हैं, W के। ये भी W का, ये भी सभी W के हैं, ठीक है ना। सारे भार किसके हैं, W के। और इसकी, इस बीम की लेंथ जो है वो L है, इस बीम की जो लेंथ है वो कितनी है, इस बीम की जो लेंथ है वो L है, ठीक है। इस बीम की जो लेंथ है वो L है, या फिर इसे ऐसे दिखाया जाता है, मान लिया ये बीम, बहुत ध्यान समझिएगा, ये बीम है, ठीक है, ये एक बीम है। इसमें अगर आप स्प्रिंग टाइप से ऐसे बना दें, ये स्प्रिंग टाइप से बना दिया आपने इस तरीके से, ठीक है, ये स्प्रिंग टाइप का बना दिया आपने,
और यहाँ पर आपने दिखा दिया कहीं पर भी W, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये किस तरीके का लोड लग रहा है, ये किस तरीके का लोड लग रहा है, ये किस तरीके का है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये जो है ये वाला नीचे वाला जो बना रखा है ये भी नोटेशन है इसका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है ना। दोनों बना लेंगे चित्र। उसके बाद समझिएगा, ये दोनों बना लिए सभी ने, बन गया सर। उसके बाद समझिएगा, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। इधर देखते सभी लोग, हम क्या करते हैं बहुत ध्यान समझिएगा, हम इसे इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, हम इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट लोड। तो कैसे कन्वर्ट करा जाता है बहुत ध्यान समझना। ये आपको देखने में क्या दिख रहा है, एक जैसा कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल, ठीक है ना। कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, जिसकी एक साइड अगर आप देखें तो क्या दिख रहा है, ये आपको एक साइड दिख रही है, जैसे ये जो लोड है वो कितने का है, कितने का है, W, और दूसरी साइड क्या दिख रही है, L। तो अगर हम आपसे पूछे कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है तो आप कहेंगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ, जो उसकी चौड़ाई है और लंबाई मल्टीप्लीकेशन करा दें तो एरिया निकल आएगा। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस यूडीएल का टोटल लोड निकाल लेते हैं। इस यूडीएल का हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल लोड। टोटल लोड निकालने का तरीका क्या है, जितना लोड दे रखा है और जितनी लंबाई दे रखी है, जितनी लेंथ दे रखी है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कितना दिख रहा है, W, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, L। तो ये हो जाएगा W इंटू एल, ठीक है ना। W इंटू एल जो है ये टोटल क्या है, लोड है, ये क्या है, कुल भार है, ठीक है। अब जो टोटल लोड होता है, किसी का भी टोटल लोड जो होता है या कुल भार होता है, वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा होता है। कहां से लग रहा होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्व केंद्र। कहां से, गुरुत्व केंद्र। किसी रेक्टेंगल का जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र होता है उसके मध्य में होता है, बीचों बीच। कहां पर होता है, बीचों बीच। जैसे ये पूरी लंबाई L है तो एक तरफ से L/2 होगा, दूसरी तरफ से क्या होगा, L/2। तो जो टोटल लोड होता है वो कहां से लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अलग करके बनाता हूं मैंने इस यूडीएल को किसमें कन्वर्ट करना है, हमें यूडीएल को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यूडीएल को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉइंट लोड में। तो यूडीएल को अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहला काम हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, टोटल लोड। अब ये टोटल लोड लगेगा कहां से, वो लगेगा कहां से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है ना। तो आप इतना ना याद रखिए, आप ये याद रखिए कि रेक्टेंगल का जो ये यूडीएल है, यूडीएल का जो टोटल लोड होता है वो होता है लोड इंटू लेंथ। तो टोटल लोड क्या आ जाएगा, लोड इंटू लेंथ। सर बीम की जितनी लंबाई होगी उतना ही डिवाइड करेंगे उसमें। हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे जो बीम की लंबाई है वो कितनी है, L है, ठीक है। टोटल लोड कितना है, W इंटू एल, ठीक है। अब हमें पॉइंट लोड, अब ये जो टोटल लोड है ये पॉइंट लोड हो जाएगा। टोटल लोड क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड। तो ये नीचे लग जाएगा एक पॉइंट में, एक पॉइंट में लगा दिया। अब पूरा नहीं दिखाएंगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड खत्म, हमने उसे कन्वर्ट कर लिया है एक लोड में। वो लोड क्या है, W इंटू एल। तो वो लगा दिया मैंने W इंटू एल, ये लग गया। अब ये कहां से लग रहा होगा, बीम की लंबाई कितनी है, L, तो उसका आधा कर दीजिए। एक तरफ से कितना हो जाएगा, L/2, और दूसरी तरफ से भी कितना हो जाएगा, L/, लंबाई दोनों तरफ से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है ना।
और बीच में लग रहा हो, बना लेंगे सभी लोग। इस यूडीएल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, यूडीएल किस में कन्वर्ट कर लिया है, पॉइंट लोड में। जो इसके बाद वाला फिगर बनाया था यूडीएल वाला, उसमें भी यही करना है, ठीक है ना। वो भी कहीं दिख रहा हो तो ऐसे करा जाएगा उसे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए उसे हटा दिया था मैंने। सर हम बीच के लोड का पॉइंट कैसे पता करेंगे, जो जी पॉइंट दिया आपने? हाँ, क्या पता करना उसमें बताओ। वो जी पॉइंट क्या कैसे पता पता करना? करेंगे कि बीच में जी पॉइंट कहाँ आएगा? अरे मैंने क्या कहा, ये जी पॉइंट जो है, जो कुल लंबाई है, जो कुल लंबाई है, जो टोटल लेंथ है, ठीक है, उसके ओके कहां पर आ रहा होगा, उसके कहां पर आ रहा होगा, हाफ में आ रहा होगा। कहां पर आ रहा होगा, हाफ में। देखो ये नहीं आया है, ये ओके यही जी पॉइंट है। ये पॉइंट जो बना लगा रखा है, ये जी पॉइंट है, ठीक है ना। ये कहां से, ये वाला जो पॉइंट है वो जी पॉइंट है, ठीक है ना। ये वाला ये कहां से है, एक तरफ से दूरी l/2 होगी, दूसरी तरफ से क्या होगी, l/2 होगी। कोई दिक्कत? नोट करेंगे सभी लोग। म्यूट रखो सभी लोग। हिमांशु शुक्ला म्यूट क्यों कर दिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप सभी ने, नोट कर लिया? यस सर, लोड कर ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, डिफिनेशन नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। इक्वल लोड्स आर यूनिफॉर्मली distributed throughout the beam. Equal loads are uniformly distributed throughout the beam. ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा इसी में, यूडीएल में इक्वल लोड्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द। क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? क्या नहीं क्लियर आ रहा है? क्या नहीं क्लियर आ रहा है? क्या नहीं क्लियर आ रहा है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सभी को नहीं आ रही है क्या? आ रही सर, आ रही है, हम लोग को आ रही है सर। ठीक है, अपना वो कर लो, नेटवर्क एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना, आ जाएगी वॉइस क्लियर। इक्वल लोड्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द बीम। आगे बढ़ते हैं, तीसरा लोड पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड टाइप ऑफ लोड इज uniformly varying load. यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, VARYING, वेरिंग लोड। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UVL कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, समझते हैं बहुत ध्यान से। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को समझिएगा बहुत ध्यान से, अभी बनाइएगा नहीं कुछ, समझ लीजिए पहले। हमने क्या करा, एक बीम है मेरे पास, मैंने एक ईंट यहाँ रखी, इसके बाद कितनी ईंट रख दी इसमें, 2, उसके बाद कितनी रख दी, 3, उसके बाद हमने रख दिया यहाँ पर 4, उसके बाद हमने इसके बाद 5 रख दी, मान लो यहाँ पर एक और बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने रख दी 5 ईंट रख दी। अब यहाँ पर मेरे सपोर्ट लगे हुए, यहाँ पर क्या लगे हुए, सपोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लिया अगर इसका वेट W है, फिर यहाँ पर W + W कितना हो जाएगा बताओ, 2W। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लगने वाला वेट कितना हो जाएगा, 3W। यहाँ पर लगने वाला वेट कितना हो जाएगा, 4W। और यहाँ पर लगने वाला जो लोड है वो कितना हो जाएगा, 5W।
तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोड है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। यूनिफॉर्मली वेरी करने का मतलब है कि यहाँ पर लोड कम है, ठीक है ना, W है, फिर कितना हुआ 2W, फिर कितना हुआ 3W, 4W और फिर कितना हो गया 5W। इसका मतलब क्या है, लोड जो है एक यूनिट से दूसरी यूनिट की तरफ क्या करता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट की तरफ क्या करता चला जा रहा है, इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके के लोड को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसे नहीं बनाना, मैं बना रहा हूं, उसे बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूवीएल। क्या कहते हैं, यूवीएल, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, यूवीएल। अब यूवीएल दिखता कैसे है, बहुत ध्यान समझिएगा। यूवीएल जो है ऐसे दिखेगा हमेशा। ये मेरा क्या होगा, बीम हो गई, यहां पर आ गया सपोर्ट, ठीक है ना, और यहां पर बना दीजिए एक ऐसे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना दिया करिए। यहां पर लोड 0 है, फिर लोड बढ़ा, फिर और बढ़ा, इस तरीके से क्या करता जा रहा, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस तरीके से क्या दिखता है, यहाँ पर यूवीएल में क्या दिखता है, ट्रायंगल दिखता है। क्या दिखता है, ट्रायंगल। ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, इससे पहले वाले यूवीएल में क्या दिख रहा था, रेक्टेंगल। यहाँ पर क्या दिखता है, ट्रायंगल फॉर्म। इसका यहाँ वाला लोड, आखिरी वाला लोड गिवन होता है, ये वाला W, ये आखिरी वाला। इस बीम की लंबाई कितनी है, इस बीम की लेंथ है L, इस बीम की लेंथ कितनी है L, ठीक। हमें वही करना है, हमें क्या करना है, इस यूवीएल को, इस यूवीएल को इसमें कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में। किसमें कन्वर्ट करना है, इस यूवीएल को किसमें कन्वर्ट करना है हमें, पॉइंट लोड, ठीक है ना। यूवीएल जो है पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, यूवीएल पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा वो समझिएगा, ठीक है ना। ये कैसे कन्वर्ट होगा, आप सभी जानते हैं कि जो ट्रायंगल है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया बताया था इससे पहले, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया जो होता है, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि, तो टोटल लोड लिख देंगे, टोटल लोड वो हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू क्या होता है, हाइट। तो ये टोटल लोड भी इसी तरीके से ट्रायंगल की एरिया के हिसाब से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। एक है W, दूसरा है क्या L, तो ये हो जाएगा W इंटू L। तो टोटल लोड होता है, आप ऐसे याद रखिए, टोटल लोड जो होता है इसका वो होता है WL बाई कितना होता है 2। नोट कर लेंगे सब। यूवीएल का जो टोटल लोड होता है वो क्या होता है, WL बाई क्या 2। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये भी जो है लोड, ये अब क्या है कि जैसे ट्रायंगल में क्या था, रेक्टेंगल में जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बीचों बीच होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, इसकी ट्रायंगल की, ये एक जो बड़ा वाला पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर, ये जहां पर उसका लोड लग रहा होता है, मैक्सिमम लोड, वहां से जो डिस्टेंस होती है उसकी वो होती है L/3। टोटल लंबाई की कुल लंबाई L है, उसे 3 से भाग देंगे। कितने से भाग दीजिए, 3 से डिवाइड करिए, तो क्या आ जाएगा, एक जहां से लोड लग रहा है, मैक्सिमम लोड लग रहा है, वहां से दूरी आ जाती है L/3, और दूसरी तरफ से दूरी होगी, अगर एक L/3 है तो दूसरी होगी 2L/3, तभी तब दोनों को जोड़ेंगे तो L आएगा। एक तरफ अगर L/3 है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी 2L/3, और 2L/3 कहां से आती है, जहां से सबसे कम लोड होता है वहां से जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2L/3, किसकी, G की। और इस G पर क्या लग रहा होगा, इस G पर क्या लग रहा होगा, टोटल लोड। इस G पर टोटल लोड, तो अगर हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे दिखाएंगे, समझिएगा बहुत ध्यान से। टोटल लोड है वो हम ऐसे दिखाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ बीचों बीच नहीं लग रहा, अब यहाँ बीचों बीच नहीं है, ये जो टोटल लोड है कितने का है, WL/2 का। इसकी एक तरफ से दूरी कितनी होगी, L/3, एक तरफ से दूरी कितनी होगी, L/3। अब ये L/3 कहां से होगी, जहां से मैक्सिमम लोड लग रहा होगा वहां से दूरी क्या होगी, L/3। अगर एक L/3 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 2L/3, ठीक है।
अब ऐसे समझ सकते हैं, मेरे पास समझिएगा, अगर मान लीजिए लंबाई है 3 मीटर, लंबाई कितनी है 3 मीटर, तो 3 को 3 से डिवाइड करिए, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है ये दूरी कितनी हो जाएगी 1। अगर ये 1 हो गई तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बची हुई दूरी क्या आ जाएगी 2। ठीक है ना, 3 में से माइनस है। हाँ हिमांशु बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हिमांशु? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यार अब आवाज तो क्लियर आनी चाहिए अभी, क्योंकि मैंने दोनों क्लासेस ली हैं और किसी की क्लियर नहीं आ रही होगी। क्यों आर्यन प्रताप सिंह, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है सर, आर्यन आ रही सिंह आ रही है सर, आ रही है। आ रही होगी, नेटवर्क क्योंकि ऐसा कुछ नेटवर्क का इशू भी नहीं है मेरे साथ। आ रही है। ये बना लेंगे सभी लोग। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जो लेंथ है ठीक है ना, वो क्या है L/2 L/2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे L/3 और क्या करेंगे 2L/3। और L/3 जो है वो कहां से होगी, जहां से मैक्सिमम लोड लग रहा है वहां से L/3 होगी, और जहां से मिनिमम लोड लग रहा है वहां से क्या होगी 2L/3 होगी। ठीक है ना, वहां से क्या होगी 2L/3। बना लेंगे सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे सभी लोग। लोड इज यूनिफॉर्मली distributed. Load is uniformly distributed throughout the beam. Load is uniformly distributed throughout the beam. नहीं sorry, uniformly distributed नहीं, uniformly varying. Uniformly varying throughout the beam. Such type of load is known as uniformly varying load. आगे बढ़ते हैं। Load is uniformly varying throughout the beam. लिखेंगे सभी लोग टाइप्स ऑफ बीम, हेडिंग डालेंगे सभी लोग टाइप्स ऑफ बीम। हेडिंग डालेंगे सभी लोग टाइप्स ऑफ बीम। पहली बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम। पहली बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, करेंगे सभी लोग। फर्स्ट बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या है समझते बहुत ध्यान से इसमें, ठीक है ना। जो सपोर्ट्स, ये बीम है जैसे मेरी, ये बीम है, जो सपोर्ट्स प्रोवाइड होंगे इसमें, वो ये जो सपोर्ट है वो बोथ कॉर्नर पर, बोथ एंड्स पर, ठीक है ना। जो सपोर्ट है वो कहाँ प्रोवाइड होंगे, सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड एट बोथ एंड ऑफ अ बीम। सच टाइप ऑफ बीम इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है ना। सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड, supports are provided both ends of the beam. Supports are provided both ends of a beam. Such type of beam is known as simply supported beam. क्या हुआ, क्या दिक्कत है?
बोथ के बाद क्या लिखा है? सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड, पहले म्यूट करो, मैं बता रहा हूँ क्या क्या दिक्कत है, बताओ। सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड बोथ ends of a beam. Supports, SUPPORTS, supports are provided both ends of a beam. Such type of beam is known as simply supported beam. जो सपोर्ट प्रोवाइड होंगे बोथ एंड पर, मतलब एकदम लेफ्ट कॉर्नर पर और एकदम कहां पर, राइट कॉर्नर पर, अगर सपोर्ट है उस तरीके की बीम को हम क्या कहेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। उस तरीके की बीम को हम क्या कहेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। Supports are provided at both ends of a beam. Such type of beam is known as simply supported beam. हाँ सोनू बताओ क्या दिक्कत है, सोनू मिश्रा क्या दिक्कत है बताओ। नोट कर लिया, नोट कर लिया? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला लिखेंगे सभी लोग, अगला लिखेंगे अगली बीम, ठीक है ना। सेकंड लिखेंगे कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम कैसी बीम होती है समझते हैं बहुत ध्यान से। जो आपके घर के बाहर छज्जे निकले रहे थे, छज्जा नहीं निकला रहता घर के बाहर, तो उसमें क्या होता है कि जो छज्जे निकले रहते हैं उसका एक एंड जो होता है, एक सिरा फिक्स रहता है, एक सिरा क्या होता है, फिक्स, और दूसरा सिरा जो होता है वो फ्री होता है, ठीक है ना। दूसरा सिरा क्या होता है, फ्री होता है। तो अगर किसी बीम का एक सिरा फिक्स हो, एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड कैसा हो, फ्री हो, ठीक है ना। एक सिरा क्या हो, एक एंड क्या हो, फिक्स हो और दूसरा एंड क्या हो, फ्री हो। सच टाइप ऑफ बीम इज नोन एज कैंटिलीवर बीम, ठीक है ना। एक सिरा फिक्स, दूसरा सिरा क्या हो, फ्री हो। Beam in which one end is fixed and other end is free, and other end is free. Such type of beam is known as cantilever beam. ठीक है ना। बीम इन विच वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री, कॉमा लगाएंगे। सच टाइप ऑफ बीम इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। कोई दिक्कत, नोट करते रहिए सभी चीजें। हो गया है जी। सभी लोग नोट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला लिखेंगे सभी लोग, अगली बीम। थर्ड है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए बीम, ठीक है ना, अगर एक सपोर्ट एक एंड पर है एकदम किनारे और दूसरा भी अगर इस एंड पर है तो ये कहलाती सिंपली सपोर्टेड, ये क्या कहलाती है, सिंपली सपोर्टेड। लेकिन अगर कोई भी एक सिरा एंड पर ना होकर एंड के कुछ अंदर है तो ये पार्ट क्या करने लगेगा, इसका ओवरहैंग। ओवरहैंग करने का मतलब होता है लटकना, ठीक है। ये पार्ट क्या करने लगा, ओवरहैंग। एक सिरा भी अगर, एक सिरा या फिर दोनों सिरे सपोर्ट देकर दोनों सिरे में क्या एकदम कॉर्नर पे लाकर उसके कुछ अंदर है तो ये भी पार्ट क्या कर रहा है, ओवरहैंग कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी पार्ट क्या कर रहा है, ओवरहैंग कर रहा है, ठीक है ना।
तो अगर क्या है कि जो सपोर्ट है वो बोथ इंड पे ना होकर इंड से कुछ अंदर है, ठीक है ना, तो सच टाइप ऑफ बीम इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। इफ वन और बोथ सपोर्ट, इफ वन, एक भी हो सकता है या दोनों, इफ वन और बोथ सपोर्ट आर inside the ends of a beam, such type of beam is known as overhanging beam। ठीक है ना, राइटिंग में कोई दिक्कत हो कहीं तो पूछ सकते हैं। इफ वन और बोथ सपोर्ट आर इनसाइड द एंड्स, एस लगा हुआ, एस थोड़ा रोटेट करके बनाता हूं, उसे खाली नहीं कीजिएगा, एंड्स ऑफ बीम कॉमन, सच टाइप ऑफ बीम इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। नोट करेंगे सभी। कोई दिक्कत, कोई समस्या सवाल हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मेरे वीडियो को जो रहा करे उसे पिन कर लिया करिए, पिन करेंगे पूरी स्क्रीन में आएगा, ठीक है ना। और हर चीज स्टेबल है, कभी कभी कैमरा फोकस करता है तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए धुंधला हो जाए, थोड़ी देर के लिए, बाकी पूरा वीडियो एकदम सही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा लगेगा क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है ना, फीलिंग आएगी वैसी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, एक सिरा या दोनों सिरे जो है वो इंड पिनाव के इंड से अंदर रहेंगे तो किस तरीके की बीम हो जाती है, ओवरहैंगिंग बीम। ये समझते पहले क्या है, एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है, जो आप पुल देखिए कभी पर, जैसे बांदा में जो पुल बना हुआ नया वाला, ठीक है ना, जो स्टेशन के आगे बना हुआ है, उसमें क्या है कि जो बीम रखी गई है, मेरी बात समझिएगा, जो दो कॉलम बने हुए हैं उनके बीच में जो बीम रखी गई है, तो जो बीम रखी गई है कॉलम्स में, जो दो खंबे हैं उनके बीच में कभी देखिएगा ध्यान से, जो रखी जाती हैं वो तो कैसी होंगी, सिंपली सपोर्टेड होंगी। वो कैसी होंगी, सिंपली सपोर्टेड। लेकिन आप देखिएगा जो खंबे होते हैं उनसे भी बाहर लेफ्ट और राइट साइड में उसके कुछ क्या है, पार्ट क्या निकल उसका बाहर रहता है, ठीक है ना। तो आप देखिए जहां पर खंबे लगे रहते दो, ठीक है ना, जो कॉलम लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें एक बीम रखी रहती है उसके ऊपर। तो जो उसके ऊपर बीम रखी रहती है वो ओवरहैंगिंग बीम होती है। वो कैसी बीम होती है, ओवरहैंगिंग, ठीक है ना। ओवरहैंगिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे इधर समझते हैं बहुत ध्यान से, मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ओवरहैंगिंग कैसे है। जैसे क्या है कि आप गए, एक पुल देखा आपने नया बना हुआ है स्टेशन के आगे, ठीक है ना, तो आपने देखा जैसे दो इसके कॉलम है, मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, दो कॉलम है इस तरीके से, उस पर आपने नजर दौड़ाई तो आपने क्या देखेंगे, सबसे पहले कि ये दो कॉलम है, इनके ऊपर एक बीम रखी होगी इस तरीके से, इनके ऊपर एक बीम रखी होगी ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर जो ये बीम रखी हुई है, इसका ये पार्ट और ये पार्ट क्या कर रहा है, ओवरहैंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ओवरहैंग। तो ये जो ऐसे इन दो कॉलम के ऊपर जो बीम रखी रहती है इसे कहते हैं ओवरहैंगिंग, इसे क्या कहते हैं, ओवरहैंगिंग। और फिर उसके बाद समझते हैं, अब कहेंगे आप इसका सिंपली सपोर्टेड क्या है। इसी तरीके से जब अगले वाले में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल में जो बीमें लगी रहती हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल में जो बीमें लगाई जाती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से सपोर्ट में, तो जो ये वाली जो बीमें होती हैं, ये वाली बीम्स होती है, ठीक है ना, ये कौन सी होती है, उसमें सिंपली सपोर्टेड। ये कौन सी होती है, सिंपली सपोर्टेड, ठीक है ना। तो कॉलम के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल में ऐसे रखी गई है ये ओवरहैंगिंग है, और जो दो को जोड़ रही है उसके बीच में जो बीम लगाई गई है वो कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस बार कभी जाइएगा पुल के नीचे तो देखिएगा, ठीक है ना, ऊपर से नहीं दिखेगा, ऊपर से जाओगे तब ना दिखेगा, नीचे देखना पड़ेगा, नीचे से, ठीक है ना। ऊपर से तो खाली रास्ता दिखेगा पुल के, नीचे से कभी जाइएगा तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना सर। हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या दिक्कत, किसे दिक्कत है, बोलो जल्दी बोलो, आगे बोलो। सर कौन से पुल में, हैं? कौन से पुल आगे में बढ़ता हूँ सर? मैं। अरे यार स्टेशन के आगे पुल नहीं है बांदा के, बांदा स्टेशन के आगे, बुला देखे होगे तुम, बांदा के हो कि नहीं हो,
डी सर। बांदा गए हो? तो बांदा गए हो तो बांदा स्टेशन के आगे पुल नहीं देखा नया वाला? सर आगे पढ़ाइए यार। आगे आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे सभी लोग, ये होगा टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है ना, जो आपकी यूज की है। तो उसके आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, हेडिंग डालेंगे सभी लोग टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। पहला इसमें सपोर्ट होता है नाइफ एज सपोर्ट, लिखेंगे सभी लोग नाइफ एज सपोर्ट। नाइफ मतलब चाकू, ठीक है ना, नाइफ एज सपोर्ट। तो नाइफ एज सपोर्ट का देखिए सभी लोग, देखने में इसमें थ्योरी नहीं लिखनी है, आप खाली इसे वो समझिए इसका कॉन्सेप्ट। नाइफ एज सपोर्ट है इस तरीके से, इस तरीके से दिखेगा। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नीचे इस तरीके से बना दिया, तो ये नाइफ एज सपोर्ट। ये कोई पॉइंट ए है, ये बीम है, ये मेरी क्या है, बीम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नाइफ एज सपोर्ट लगा रखा है मैंने। तो नाइफ एज सपोर्ट कहीं पर रहे तो नाइफ एज सपोर्ट से दो तरीके की रिएक्शन लगती है। नाइफ एज सपोर्ट से कितनी रिएक्शन लगती है? दो तरीके की। एक लगती है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसे लिखते हैं RAV। RAV का मतलब क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगी। और एक लगती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसे लिखते हैं RAH, ठीक है ना। नाइफ एज सपोर्ट को हटाकर, नाइफ एज सपोर्ट को हटाकर हम दो रिएक्शन दिखा सकते हैं, RAV और क्या दिखा सकते हैं, RAH। अगर कहीं पर ये इस तरीके का नाइफ एज दिख रहा तो आपको दो रिएक्शन वहां पर दिखानी है, एक दिखानी है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक दिखानी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन वाली होगी RAV और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली क्या होगी, RAH। बना लेंगे सभी लोग, बन गया सर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, इस तरीके का सपोर्ट है, सेकंड वन इज रोलर सपोर्ट। सेकंड वन इज सर लिखवाएंगे क्या? ना, इसमें डिफिनेशन ना लिखो, इसे खाली हम क्वेश्चन में जब सॉल्व करना होगा तब इसमें इसकी डिफिनेशन कहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना। रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट जो है, रोलर सपोर्ट भी ट्रायंगल की तरह रहेगा उसके नीचे, लेकिन इस तरीके से क्या बने रहते हैं, इस तरीके से रोलर बने रहते हैं, ठीक है ना। रोलर सपोर्ट कहलाता है। रोलर सपोर्ट कहीं पर दिख रहा है किसी बीम में, रोलर सपोर्ट कहीं किसी बीम में दिख रहा है तो सिर्फ एक रिएक्शन लगानी होती है इसमें, एक, और ऊपर की तरफ से। तो एक है तो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो सिर्फ लिख देते हैं RA, सिर्फ एक है। भाई दो हो तो RAB RS लिखा जाए, एक ही है तो हमने किधर लगा दिया, ऊपर की तरफ। कहीं रोलर सपोर्ट दिख रहा होगा तो एक रिएक्शन दिखानी है, एक रिएक्शन दिखानी है, वो भी किस तरफ दिखानी है, कहां पर दिखानी है, ऊपर की तरफ। नाइफ एज दिख रहा होगा तो दो दिशाओं में दिखानी है, RAB और RAH। रोलर सपोर्ट दिख रहा होगा तो एक डायरेक्शन में, किधर, अपर डायरेक्शन में दिखानी है, ठीक है ना। ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट होगा, दो सपोर्ट याद रखिएगा, नाइफ एज और दूसरा कौन सा है, रोलर। तो क्या लिखेंगे सभी लोग, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लिखेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समझते हैं बहुत ध्यान से, क्या है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई, जैसे मान लीजिए बॉडी है इस तरीके से, बहुत ध्यान समझिएगा, एक ये बॉडी है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे रखी हुई, रेस्ट का मतलब है रुकी हुई है, ये रेस्ट पर है,
ठीक है ना। इस पे क्या है, फोर्सेस लग रहे हैं, किसी बॉडी पर फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन वो रेस्ट पर है, ठीक है ना। तो रेस्ट का मतलब होता है कि वो किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में। इसमें इक्विलिब्रियम में कैसे समझते हैं बहुत ध्यान से, ये एक बॉडी रेस्ट पर है लेकिन इसमें फोर्स लग रहा है, जहां पर मैंने लगा दिया राइट साइड F1, ऊपर के डायरेक्शन में F2, लेफ्ट साइड में F3 और डाउनवर्ड क्या लग रहा है F4। ठीक, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि किसी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जो है वो जीरो होगा। वो क्या होगा, जीरो। तो पहली कंडीशन क्या है इसकी, पहली कंडीशन है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, summation of horizontal forces is equal to 0. Summation of horizontal forces is equal to, summation of horizontal forces is equal to 0 का मतलब क्या है, राइट साइड वाले को अगर प्लस माने तो लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा माइनस। ये हॉरिजॉन्टल है, ये डायरेक्शन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। ठीक, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, वर्टिकल। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वर्टिकल। ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सी है, ऐसे, ये है वर्टिकल, और कौन सी डायरेक्शन इसे कह सकते हैं, वाई डायरेक्शन। तो पहली कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का सम किसके बराबर होगा, 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का सम किसके बराबर होगा, 0 के। दूसरी कंडीशन है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, summation of vertical forces is equal to 0। वर्टिकल फोर्सेस मतलब समेशन ऑफ v, वर्टिकल को v दिखा दे, इक्वल टू 0, ठीक है ना। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर जो 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखो अगर इस फिगर को देखें तो इस फिगर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है F1 और दूसरा लग रहा है F3। लेकिन F1 है राइट साइड और F3 है किधर, लेफ्ट साइड। तो सम करना तो राइट साइड वाले को प्लस माना, लेफ्ट साइड वाले क्या मानना पड़ेगा, माइनस। तो सम करना है तो ये हो जाएगा F1 प्लस में आएगा, माइनस क्या आ जाएगा F3, F1 माइनस ये F1 प्लस में माइनस F3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, F1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, F3 के। F1 अगर F3 के बराबर होगा तो बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, क्योंकि दोनों लगने वाले जो फोर्स है दोनों डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड और लेफ्ट साइड लगने वाले जो फोर्स है वो क्या है, बराबर है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। उसी तरीके से जब दूसरी वाली कंडीशन लगाएंगे समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, तो अपवर्ड वाला फोर्स को हम मान लेते हैं प्लस, तो डाउनवर्ड वाला क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब लगा देंगे, समेशन करना है तो ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला क्या होगा, माइनस। F2 प्लस में माइनस क्या हो जाएगा, माइनस F4 इज इक्वल टू 0। F2 इज इक्वल टू इससे क्या आ जाएगा, F4 आ जाएगा, ठीक है। हमें ये सब नहीं, ये ना लिखिएगा, ये मैं समझाने के लिए कह दिया, आप ये दो याद रखिएगा, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन लिख लेंगे, थर्ड कंडीशन लिखेंगे सभी लोग। थर्ड कंडीशन लिखेंगे समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, summation of movement about any point is equal to 0। summation of m movement होता है, ठीक है ना। summation of movement about any point is equal to क्या होगा, summation of movement about any point is equal to 0।